Now the next is Public Examination Prevention of Unfair मीन्स अमेंडमेंट एक्ट 2026। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या लिखा है, अमेंडमेंट एक्ट, मतलब ये पहले नहीं था और उसी में कुछ अमेंडमेंट हमने करी है। तो क्या होता है कि जो आपका एक लॉ होता है अगर उसके अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं तो उसके लिए एक टर्म ऐड कर दी जाती है बार बार, दैट इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बिल और एक्ट भी जब लिखेंगे तो अमेंडमेंट एक्ट बिल की जगह पे, मतलब अमेंडमेंट वर्ड आपने इसलिए लिखा कि ये पहले से चलता आ रहा है लॉ, हमने तो बस थोड़े से क्या करे चेंजेस करे। जैसे पीछे आपने देखा कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया 34 की जगह पे आप कितने जजेस हो जाएंगे 38, पर आगे क्या लिखा था कि 1956 का एक्ट था, अभी क्या लिखा अमेंडमेंट एक्ट 2026 का। तो ये अमेंडमेंट इसी वजह से लिखा जाता है कि पहले कोई लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, हमने उसके अंदर चेंजेस करे हुए, कुछ प्रोविजन थे जो टाइम के साथ चेंज होने चाहिए थे तो उसमें एडिशन करी हुई है। अब पेपर लीक को लेके ऐसा तो है नहीं कि पहले कोई कमेटी नहीं बैठी, अभी किसकी बैठी थी, नंदन नीलेकनी की, और उससे पहले नहीं थी क्या कोई कमेटी, राधा कृष्णन की थी। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करा कि आप ना कमेटीज बिठा देते हो बहुत सारी, वो फिर बड़ी सारी रिकमेंडेशंस भी देते हैं, फिर आप फिर से पेपर लीक होता है दोबारा से कमेटी बिठा देते हो, फिर से पेपर लीक होगा फिर से कमेटी बिठाओगे। क्या पिछली जो कमेटी बैठी थी उसकी रिकमेंडेशन को आपने अप्लाई करा, क्वेश्चन मार्क लग गया, नहीं करा तब, और फिर आपने नई कमेटी और बिठा दी और फिर उसको बहुत ज्यादा पब्लिसाइज करा जाएगा कि देखो हमने नई कमेटी बिठा दी है, पर क्वेश्चन मार्क उठता है वो जो रिकमेंडेशन है क्या उनको फॉलो करा जाता है या नहीं। अभी ये वाला जो एक्ट है, कमेटी तो हम लास्ट में देखेंगे और वैसे आप पढ़ भी चुके हो नंदन नीलेकनी वाली। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, नाम में देखो अनफेयर मीन्स लिखा है कि आप अनफेयर तरीके से क्या कर रहे हो, पेपर को पब्लिश कर दे रहे हो किसी इलीगल वेबसाइट के थ्रू या किसी इलीगल ग्रुप के थ्रू, आपने क्या किया पेपर पहले भेज दिया। अनफेयर क्यों बोला, पढ़ के भूमिका भी गई थी, पढ़ के गुरनूर भी गया था, पर गुरनूर का कॉन्टेक्ट स्ट्रांग था, इसने पेपर पहले ही रिसीव कर लिया। पढ़ने वाला ये भी है, पढ़ने वाली भूमिका भी है, दोनों ने प्रेपरेशन भी करी, पर उसको था थोड़ा सा कि पहले पेपर मिल जाए तो मेरा स्कोर तो आएगा ही आएगा। अब पेपर हॉल में जब बैठेंगे, गुरनूर का तो पक्का है सारे क्वेश्चन दनादन कि ABCD, ये तो क्वेश्चन ही नहीं पड़ेगा, ये तो सीधा ऑप्शन लगाएगा कि OMR के अंदर मुझे क्या लगाना है, यहाँ पर A लगाना था, यहाँ पर C, यहाँ पे E, क्योंकि इसने लास्ट में पढ़ने पर फोकस नहीं करा, इसने क्या किया उसको याद करने पे फोकस करा कि इसका आंसर क्या है। पढ़ने में वो भी ठीक था, पढ़ने में भूमिका भी ठीक थी, पर भूमिका को क्या हुआ, ये हॉल में जब गई इसको नहीं आते थे कुछ क्वेश्चन, अनफेयर हो गया ना यहाँ पर। पढ़ने में दोनों ही ठीक थे बेशक, पर अपॉर्चुनिटी किसको मिल गई, जिसके पास पहले पेपर आ चुका था। तो अनफेयर मीन क्या इंडिकेट कर रहा है, हो सकता है इस टाइप का जो पेपर लीक है वो पहली बार किसी ग्रुप ने कंडक्ट करा, या हो सकता है कि उनका काम ही क्या है पेपर लीक करवाने का, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी जिसको आप बोलते हो कि कैसे कैसे हम पेपर को लीक करवाएंगे। तो उनकी जो पनिशमेंट्स है वो इंक्रीज कर दी गई है इस एक्ट के अंदर। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है अमेंडमेंट एक्ट, तो पहले से एक्ट एग्जिस्ट करता रहे, अभी 2026 में क्या करा गया, जस्ट उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करी गई, कुछ चेंजेस करे गए। तो वो जो चेंजेस करे गए हैं वही आपने ध्यान से देखने हैं यहाँ पर। तो पहले तो वही बोला कि नीट UGC इनकी पेपर के अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज रहती हैं, तो उन्हीं को रिड्रेस करने के लिए कि अनफेयर मीन से कभी भी ऐसी कोई चीज ना हो, उसके लिए हम अमेंडमेंट कर रहे हैं इस एक्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो अब देखो ये बिल लिखा है, समझ गए ना अब। तो प्रपोजल तो आप किसके पढ़ते हो, बिल के ही पढ़ते हो, बस हेडिंग में याद होना चाहिए आपको ये पास हो चुका है, ठीक है। ये कभी मत लिखना कि एक्ट लिख रही हो और फिर बोल रही हो ये पास हो गया, एक्ट तो थोड़ी पास होगा, बिल को ही लिखोगे हमेशा कि ये पास हो चुका है, ठीक है, बिल पास होता है, एक्ट तो बन गया वो फिर पास होने के बाद। अब 47 एंटी ऑफिशियल्स इनको टर्मिनेट कर दिया गया है, मतलब जो एक्चुअल में वहां पे वर्क करते थे उनको बाहर निकाल दिया गया, कुछ केसेस में भी फंसे कि इन्होंने भी पेपर लीक करने में हेल्प करी थी, इन्होंने भी करी थी, तो उनको बाहर निकाल दिया गया। हाई पावर टास्क फोर्स जिसे कौन लीड कर रहे हैं, नंदन नीलेकनी, वो लीड कर रहे हैं, और इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, नई रिकमेंडेशंस लेके आएंगे कि पेपर और एफिशिएंट तरीके से कैसे हो सकता है। अब आता है ये वाला बिल,
बिल के अंदर क्या चीजें चेंज करी गई हैं। नंबर 1, पनिशमेंट को और ज्यादा हार्श कर दिया है। जनरल ऑफेंसेस होंगे अगर 5 से 10 साल की इंप्रीजनमेंट होगी। जनरल ऑफेंस समझ गए ना, यहाँ पे जनरल ऑफेंस क्या आएगा, पेपर लीक के साथ ही रहेगा, पहली बार ऐसे ऑफेंस कंडक्ट हुआ, 5 से 10 साल की सजा। ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन में जो फ्रॉड वगैरह करे होते हैं उनको 7 साल की इंप्रीजनमेंट हो सकती है। ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशन फ्रॉड कर रहे हैं बार बार, और उनको मतलब अपॉइंट करा जाता है एक तरह से इलीगल मार्केट्स के अंदर कि आपने क्या करना है, फिर से पेपर को लीक करना है, तो ऑर्गेनाइज्ड वर्ड इंडिकेट कर रहा है। जनरली लाइक मतलब पैसे चाहिए थे किसी को, अनएम्प्लॉयमेंट से सफर कर रहा था, उसको बोला ले पैसे देंगे तेरे को कि तू बस पेपर उठा के ले आ, या पेपर ऑनलाइन आना था तूने बस हैक करना है उसको, तो ये कंडीशन दिखा रहा है। पर ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशन फ्रॉड क्या बोल रहा है कि हम काम ही ये वाला करते हैं, तो अथॉरिटीज जुड़ी होंगी और वो क्या करेंगी, इन्हीं को काम दे देंगी कि तूने पेपर लीक करवाना है। समझ गई है, दोनों में टर्म्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। अब बोला इसमें फाइन भी इंक्रीज कर दिए। ये तो आ गया इंप्रीजनमेंट का केस कि पहले केस में 5 से 10 साल की सजा हो सकती है, मिनिमम 5 साल, और यहाँ पे मिनिमम ही 7 साल बोला है जो ऑर्गेनाइज वाला केस है। साथ में फाइन भी लगेगा। पहले वाले केस में 5 से 10 साल की जेल थी और साथ में फाइन लगेगा 10 लाख से लेके 50 लाख तक का। और दूसरा इंक्रीज कर दिया, ये पहले 10 लाख तो लग ही रहा था, 50 लाख तक लगेगा। ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड के केस में पहले 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लग रहा था, अब ये कहां पे कर दिया, अप टू 10 करोड़ रुपीस, तो 10 करोड़ तक का जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। तो ये आगे एक जनरल ऑफेंस 5 से 10 साल की इंप्रीजनमेंट, वो इंक्रीज नहीं हुआ है, वो मिनिमम बता रहा है 5 साल और 10 साल मैक्सिमम। ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशन फ्रॉड के केस में मिनिमम 7 ईयर की प्रिजनमेंट, ये बता दिया कि जेल होगी होगी अगर आप ऑर्गेनाइज जो एग्जामिनेशन फ्रॉड किया करते थे उसमें पहले से इन्वॉल्व थे, उस केस में मिनिमम 7 ईयर्स है। बट फाइन्स की अगर बात करें वो इंक्रीज हुआ है, पहले 10 लाख हुआ करता था इन केस ऑफ जनरल ऑफेंस, अब ये 50 लाख जा चुका है, जबकि ऑर्गेनाइज के केस में पहले 1 करोड़ हुआ करता था, इसको 10 करोड़ कर दिया हुआ है। प्री वगैरह के लिए थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, तो अपने पास नोट कर लेना। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्राइवेट एजेंसीज, क्योंकि काम के जो टेंडर होते हैं वो किसको पकड़ा दिए जाते हैं, प्राइवेट कंपनीज के पास में। नाउ मैक्सिमम जो पेनल्टी होती है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए वो 1 करोड़ थी पहले, अब कर दी वो 5 करोड़ की। डिबारमेंट पीरियड, मतलब आपको फिर काम में से निकाल दिया जाएगा। पहले एक अथॉरिटी थी उसको बार बार काम दिया जा रहा था, लेट से एनटीए, एनटीए को बार बार दिया जा रहा है कि तुम पेपर कंडक्ट करवाओ, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हर बार ही पेपर को लीक कर देते हैं। एक टाइम आएगा पॉज लगेगा कि आप बाहर जाओ, अब आप नहीं सुधर रहे। करना तो चाहिए कायदे से, पर गवर्नमेंट ने करा नहीं, गवर्नमेंट ने बोला हम और ज्यादा एफिशिएंट करेंगे चीजों को। पर डिपार्टमेंट पीरियड इंडिकेट करता है कि जो भी आपको राइट्स मिले हुए थे, जो भी आपको फैसिलिटीज दी गई थी, वो आपसे अब स्नैच कर ली जाएगी। अब शायद टेंडर आपको ना मिले, किसी और को मिल जाए, तो डिपार्टमेंट पीरियड भी इसमें इंक्लूड करा गया है। पहले 4 साल का था, अब इसको लेके हैं अप टू 8 ईयर्स। उसके बाद टाइम बाउंड जस्टिस, कि जब भी ऐसा कोई केस सामने आता है, इन्वेस्टिगेशन आपको विद इन 60 डेज करनी है। उसके बाद स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे जो सिर्फ किसके साथ डील करेंगे, एग्जाम रिलेटेड ऑफेंसेस के साथ, ताकि जो उनकी जजमेंट्स हैं वो फटाफट से निकल कर आए। देन ट्रायल, ट्रायल बोला गया विद इन 3 मंथ्स ऑफ चार्जशीट। चार्जशीट एक बार फाइल हो चुकी है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको ट्रायल कंडक्ट करना है, उसको पेश करना है वहां पे कि बताओ जी अकाउंटेबल हो जाओ आप इस केस में। एंड अपील्स, अपील्स आप फाइल कर सकते हो विद इन 30 डेज, और जो डिस्पोजल होगा वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर, मतलब 3 महीने मैक्सिमम लेके चलो, रफा दफा करना है केस को फटाफट से। हाई पावर टास्क फोर्स, इसको लीड करेंगे नंदन नीलेकनी, जो आपने पढ़ लिया हुआ है ऑलरेडी। UIDAI, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो जो आपका आधार कार्ड आता है वहां पे लिखा होता है पावर्ड बाय UIDAI, ठीक है, तो उसी में इन्होंने काम करा था। इन्फोसिस के भी को फाउंडर थे ये, और इन्होंने बोला है कि हम एग्जामिनेशन को क्या करेंगे, लीक प्रूफ बनाएंगे। नंबर 2, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाएंगे, टेक्नोलॉजी इंक्लूड करनी है क्योंकि अब पेपर ऑनलाइन भी होते हैं। सिक्योर बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है। इससे पहले 2024 में ऑलरेडी एक कमेटी आ चुकी है, क्योंकि पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है, तो नाम है कमेटी का, दैट इज राधा कृष्णन कमेटी। ये एक बार आप पहले भी पढ़ चुके हो, पर इस आर्टिकल में दोबारा से आई है क्योंकि बिल के अंदर इसका मेंशन था। तो 7 मेंबर्स की ये कमेटी थी, और के राधा कृष्णन जो कि इसरो के चेयरमैन थे फॉर्मर पहले के, और ये तब बनी थी जब नीट यूजी और यूजीसी नेट के अंदर ही इरेगुलरिटी आई थी। तो मतलब आप देख रहे हो पेपर लीक का ट्रेंड बना रखा है इन्होंने भी, कि पेपर लीक बीच बीच में करते ही रहेंगे। बीच बीच में नहीं है वैसे, बात अगर रफा दफा होगी तो ये बोलते हैं दोबारा से कंडक्ट करवाएंगे, इस बार स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स के साथ, कि बहुत ज्यादा हाई फाई चेकिंग होगी बाहर, और बार बार बच लेते हैं ये। और ये 2016 से चल रहा है इनका कारवां, की पेपर लीक करवाओ, पेपर लीक करवाओ, कंडक्ट दोबारा से करवा देंगे, वो वाला प्रोसीजर। तो ये यूजीसी नेट और नीट यूजी के लिए आया था। रिकमेंडेशन का नंबर देखो 101, तो तभी सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करा कि आपने नहीं हाई पावर टास्क फोर्स तो बना दी, कि बढ़िया नाम भी सजेस्ट कर दिया, नंदन नीलेकनी उसको हेड भी करेंगे, ठीक है वो तो। पर वो जो पिछली कमेटी आई थी, जैसे राधा कृष्णन कमेटी, जिसमें 101 रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं, क्या आपने वो इंप्लीमेंट करी थी?
वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर पड़ गया, क्योंकि ये कमेटी तो फिर वैसे हो गया कि ये पुरानी होगी, अब नए वाली लेके आते हैं। जैसे आपने टू डू लिस्ट बनाई 1 हफ्ते के लिए, पर आप नहीं उसको इंप्लीमेंट कर पाए, तो आप दोबारा से क्या बोलोगे कि फिर से बना लेते हैं, रादर देन पिछला कंप्लीट करने से। सेम गवर्नमेंट का केस आया। आफ्टर दैट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स का ज्यादा यूज करा जाए, ये रिकमेंडेशन दी थी राधाकृष्णन कमेटी ने। और जो एनटीए है, एनटीए को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, डोमेन एक्सपर्ट्स का होना वहां पर जरूरी है। जैसे नेट यूजीसी, ये पेपर दिया है किसी ने नेट का, वहां पर अगर नहीं दिया है ना, इन केस वहां क्या होता है ज्यादातर, मतलब जो हमने भी दिया है जब जिस टाइम पर, पेपर कई बार 1 घंटे के बाद शुरू हो रहे हैं, पेपर का टाइम शुरू हो चुका है ऑफिशियल, पर ड्यू टू सर्टेन कंडीशन उनके नेटवर्क में इशू आ रहा है और पेपर अचानक से बोला जाएगा आपको 1 घंटे के बाद आएगा। तो समझ रहे हो आप, 1 घंटे के बाद अगर आपका पेपर शुरू हो रहा है तो एंड भी आपका 1 घंटे के बाद ही होगा। क्यों ये इशू आया, इतना बड़ा पेपर आप कंडक्ट कर रहे हैं और आपका पेपर 1 घंटे के बाद शुरू हो रहा है। और ये देखी हुई चीजें हैं, सभी ने फेस भी करी होंगी जो भी होंगे यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट। अभी रिसेंट केस कॉमर्स, इंग्लिश और एक मेरा ख्याल से सोशियोलॉजी, इनकी आंसर कीज में कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई, इन्होंने बोला हम पेपर ही फिर से करवाएंगे। तो जिसका तो पहली बार ही ठीक हुआ था उसका क्या, मतलब वही वाले सिचुएशन आ गया कि पहली बार शायद ठीक हुआ था पेपर, दूसरी बार ना हो जैसा पहली बारी हुआ था, पहली बारी शायद क्वालिफाई हो सकता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट सफर करता है। तो बोला गया कि ये जो पहले की रिकमेंडेशंस हैं इनको भी इंप्लीमेंट करना जरूरी था। पर चलो ठीक है, इनका बाकी डीजी एग्जाम भी है, आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करी जाती है, आप लगाते हो ना वहां पे अंगूठा जाते ही, फिर वो मैच कर लेता है कि आपकी डिटेल दे देगा सामने, तो बायोमेट्रिक में आज के टाइम पे भी यूज करा जाए। डीजी लॉकर भी आ गया, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्टोर करके रख सकते हो, तो मतलब आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, डीजी लॉकर को ऑथेंटिकेट कर दिया गया है। आजकल आप पेपर भी अगर भरोगे ना तो वहां पे बोलेगा कि अगर डीजी लॉकर के ऊपर आपकी आईडी जनरेटेड है तो वहीं से उठा लेंगे हम, जस्ट आईडी आप पुट करो यहाँ पर। तो उसको भी अब क्या माना जाता है, लीगल माना जाता है। एंड सीसीटीवी, सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या आएगी? नहीं, कैमरा नहीं है, कैमरा तो है ही, मतलब नहीं, सर्वेलेंस भी नहीं है इसमें। सीसीटीवी, टीवी तो टेलीविजन आ गया, सीसी नहीं, क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट आता है ये, मैकेनिज्म के बेसिस पे है ये क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट टेलीविजन। अच्छा, बाकी जो क्वेश्चन पेपर का ट्रांसमिशन है ये एनक्रिप्टेड होना चाहिए। कुछ हद तक ये ट्राई भी करते हैं, कईयों का हो रहा होता है, कहीं बोलते हैं मैम एरर आ गया है, तो वो अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं वहां बीच में, मेरा भी नहीं हो रहा, मेरा भी नहीं हो रहा सबमिट, फिर वो कुछ करते हैं और वो सबमिट हो जाता है, अब पता नहीं होता भी है सबमिट या नहीं होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एनक्रिप्टेड होना चाहिए जब भी पेपर के ट्रांसमिशन आप करें, पासवर्ड लगना चाहिए। पासवर्ड तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम पेपर्स में आपकी बर्थ डेट ही होती है पूरे वाली, तो वो तो सेम भी हो सकती है ना, बट हाँ बर्थ डेट के जरिए कर देते हैं ये। चलो नेक्स्ट, रिफॉर्म क्यों नीडेड है तो वो आपको क्लियर है। अब स्ट्रक्चर में बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं, पेपर अगर लीक हो रहा है तो मतलब एक जगह पे तो दिक्कत नहीं है, सारी मशीनरी में कोई ना कोई फेलियर आ रहा है। नंबर 2, थ्रेट टू मेरिटोक्रेसी, वो जो गुन्नूर और भूमिका वाला एग्जाम्पल दिया, पढ़ने में दोनों ही ठीक थे, पर एक को क्या हुआ, अनफेयर मीन से पेपर मिल चुका था तो उसको पता था कि मैंने कहाँ पर टिक लगाना है। पढ़ने में दूसरा भी ठीक था, पर दिक्कत कहाँ पर आई, उसके पास नहीं था वो अनफेयर मीन, तो उसको वही सॉल्व करने आया जो उसको आता था ऑलरेडी, तो ये तो अनफेयर हो गया चीज। और आप आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 16 की बात करते हो। आर्टिकल नंबर 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और साथ में इक्वल बिफोर लॉ, सॉरी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरा आ गया 16 जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है कि आपका रिलीजन, जेंडर कुछ भी मैटर नहीं करेगा, आप आइए आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो जो आप फिर रिजर्वेशन वगैरह सुनते हो। बट स्टिल ये तो अनफेयर मीन्स हो गए, अगर किसी को पेपर मिल चुका था पहले ही और दूसरे को पेपर नहीं मिला था, इसका ये बिल्कुल भी मतलब अज्यूम ना करे कि सबको पेपर पहले ही मिलना चाहिए था, फिर तो वो पेपर बचा ही नहीं ना, वो तो नोट्स हो गए फिर। ठीक है, तो यहाँ पर अनफेयर मीन्स को इसी वजह से इंक्लूड करा गया। यूथ एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, एट दी एंड सफर तो बच्चा ही कर रहा है जो पेपर के लिए आया था प्रिपेयर करके। और इसके बाद साइकोलॉजिकल कॉस्ट, बार बार एग्जाम लीक करे जा रहे हैं, और नीट वगैरह के जो पेपर है इसमें तो ड्रॉप रेट ही बहुत ज्यादा होता है, बच्चा 1 साल ड्रॉप करता है, कहीं तो डमी क्लासेस लगाते हैं कि स्कूल के पेपर दे देंगे बाद में, एंड कोचिंग में ही पीरियड को इन्वेस्ट कर लेते हैं, 11th एंड 12th वाला टाइम पीरियड जो था, और उसके बाद ड्रॉप 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 3 साल भी होते हैं, क्योंकि 5 साल भी हो जाते हैं, अब तो थोड़े कम होने लगे हैं, तो 3 साल तक आ गया मैक्सिमम, पर आते थे ऐसे केसेस भी। तो ये तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देके जाता है उनको। आफ्टर दैट टेक्नोलॉजिकल गैप्स, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि पेपर के टाइम पर क्या क्या एरर आते हैं, तो ये भी एक एरर है। नाउ वे फॉरवर्ड तो यही है, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब है आपका जो पेपर है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में तभी डिलीवर हो जब एक्चुअल टाइम हो चुका है कि अब पेपर शुरू हो रहा है। पर मैंने एक डिस्क्रिपेंसी तो आपको पहले ही बता दी, कई बार पेपर आपका 1 घंटे लेट शुरू हो रहा है, तो बाकी तो दे चुके उस टाइम पर, आपका तो शुरू ही 1 घंटे के बाद हो रहा है, तो मतलब आपकी सबमिशन भी लेट ही होगी। बाद में पता नहीं किसको पता है कि कंसीडर हुआ भी था नहीं हुआ था, तो वो भी सारे इश्यूज रहते हैं। तो बोला गया जस्ट इन टाइम,
कि जब है पेपर की टाइमिंग उसी टाइम पर वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टूडेंट के सामने आना चाहिए। सेकंड इज लोकल प्रिंटिंग शॉर्टली बिफोर एग्जामिनेशन, कि जो प्रिंटिंग अगर ऑफलाइन पेपर है तो प्रिंटिंग भी इंस्टेंट ही होनी चाहिए, क्योंकि नंबर तो पता लग ही जाता है कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल करा हुआ है, तो वो लोकल प्रिंट होना चाहिए। हाँ ये हो गया कल को की शीट की अवेलेबिलिटी नहीं बची, वो दिक्कत आ सकती है, पर लोकल प्रिंटिंग को यहाँ पे सजेस्ट करा हुआ है। आफ्टर दैट, अच्छा यहाँ पे एयर गैप्ड लिखा हुआ है, सिक्योर प्रेफरेबल एयर गैप्ड एग्जामिनेशन नेटवर्क, सिक्योर होने चाहिए और बोला एयर गैप्ड होने चाहिए एग्जामिनेशन नेटवर्क, कि जहां पे अगर आपको बार बार सुनने में आया कि इनका लोकल एरिया नेटवर्क भी ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा था, तो उसको पिक ही क्यों करना है? तो ऐसे एरियाज को पिक करो जहां पे अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी रही है एग्जाम्स के केस में, तो उनके ऊपर फोकस करिए। एंड प्राइवेसी बाय डिजाइन, जैसे डीपीडीपी ऐप, ये आ गया था पेपर में, वही वाला जो आप डिजिटल प्रोटेक्शन बार बार पढ़ते हो, मेटा का केस आना था उसमें, व्हाट्सएप वाला जो हुआ था वो सारा इसमें आना था। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपके डिजिटल पर्सनल डेटा के लिए, मतलब जो इंडिविजुअल का पर्सनल डेटा है, तो इसके साथ लिंक करने की जरूरत है। पर प्राइवेसी बाय डिजाइन लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि बाद में डेटा लीक हो रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। चलो ये वे फॉरवर्ड में लिख लेना, बाकी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म वो तो बोले ही हुए हैं। एंड एग्जाम डिजाइन सिंगल डे, अच्छा एग्जाम डिजाइन में बोला है कि हम क्या करते हैं, ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो सिंगल डे में ही हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का पेपर है, अगर वो इस बार हो रहा है 25 मई को, वो 25 मई को ही होगा, पर कोई पर्सन हो सकता है वो डेंगू से सफर कर गया उस दिन, कोई मलेरिया से सफर कर गया। अब सिंगल डे तो इसी वजह से बनाया है ताकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक ही दिन पे आपका कॉम्पिटिशन कंडक्ट करा जाए। अब ये सर्कमस्टांसिस है, मैं थोड़ा इसको नहीं फेवर करूंगी कि आपके पेपर चंक्स में हो। वहां इलेक्शन आप बोलते हो एक ही साल में, एक ही बारी में हो जाने चाहिए, सेंटर के भी और स्टेट के भी, और पेपर के केस में ये बोले कि तोड़ तोड़ के पेपर होना चाहिए, वो भी दिक्कत वाली बात है। जैसे कई पेपर्स हैं आपके वनडे एग्जाम में, एफ कैट का आ गया, तो ये एफ कैट का जो पेपर होता है ये चंक्स में होता है, कि मतलब कईयों का शिफ्ट आ जाएगी, कईयों की कल आएगी, कईयों की इवनिंग में होगी, कईयों की मॉर्निंग में। फिर इसमें क्या निकल के आता है कि इनका पेपर तो ठीक ही आया था, कि डुएबल थे सारे क्वेश्चन, दूसरे का जो पेपर आएगा वो कंपैरेटिवली टफ आ जाएगा, क्योंकि जो पहले पेपर में क्वेश्चन आ चुके थे वो आएंगे ज्यादातर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जब तक पेपर एंड में आएगा क्वेश्चन घटते चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट वाले थे फिर थोड़े अनप्रिडिक्टेबल आएंगे, तो इससे भी तो फिर अनफेयर अपॉर्चुनिटी मिली सभी को। किसी का पेपर ईजी था, वो ज्यादा स्कोर उठा के ले गया वहां से, किसी का तो पीवाईक्यू बेस्ड ही आ जाता है, वो ज्यादा स्कोर ले गया वहां से उठा के, पर जो लास्ट वाले शिफ्ट के थे पेपर टफ आ गया, तो फिर दिक्कत तो उसमें भी आती है। तो चलो एनीवेज, एग्जाम डिजाइन में बोला गया है कि एक दिन नहीं होना चाहिए डिसाइसिव। कई बच्चे पहुंच जाते हैं पेपर में, जब बीमारी भी हुई होती है कि नहीं पेपर तो देना ही है एट एनी कॉस्ट, पूरा साल वही बात आ गई, पूरा साल कुछ नहीं किया, लास्ट में पेपर देने के लिए गए, उस दिन ड्यू टू सर्टेन कंडीशन हम बीमार हो जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि पूरे साल वैसे भी नहीं पढ़ा था। तो जैसे वो MS धोनी ने भी बोली थी स्टेटमेंट, सुनिए ये आपने, 365 दिन मैंने कुछ नहीं करा, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जब एग्जाम का दिन आया उसमें मेरा स्कोर सबसे ऊपर आएगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और जिसने पूरा साल कुछ ना कुछ किया था, लास्ट डे कहीं ना कहीं मार्क्स ले ही जाते हैं। तो सुनी होंगी आपने बहुत सारी स्टोरीज, बट चलो कई बार हो सकता है सीरियस इलनेस हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हो ना पर हो जाए, तो उससे तो वो अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, ठीक है। तो ये तो दोनों ही तरफ हर्डल मिलेंगे हमें। वैसे आप लिख सकते हो, अगर इसको वैलिडेट कर सकते हो तो कर दो, पर बीमारी ये छोट जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये आप मेंशन करोगे भी तो उसको ज्यादा सुपीरियोरिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है। और बाकी लॉन्ग टर्म एजुकेशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर परख इनिशिएटिव लिया गया है। परख असेसमेंट में बोला जाता है कि अब सिर्फ रोट लर्निंग यानी कि रट्टे मारने पर आपको फोकस नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी क्रिटिकल और जो एनालिटिकल थिंकिंग है उसको भी डेवलप करना है। मतलब वाई, हाउ, ये वाले क्वेश्चन आपको ऐड करने पड़ेंगे जब भी आप स्टोरीज पढ़ रहे हो। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ही पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं है, तो परख असेसमेंट तो ये करते हैं बीच बीच में, और बड़े सारे सुने आपने कि बहुत इंटेलिजेंट हो गए वहां के बच्चे, यहाँ के बच्चे, पर वहीं कहीं स्कूल में जाते हैं, थर्ड क्लास में अगर कोई बच्चा है, फर्स्ट की बुक पकड़ा दे, उनसे नहीं पढ़ा जाता है, तो दिक्कतें भी सारी जगह पे दिखाई देती हैं।